तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की रिवीजन। और सॉल्यूशन क्या होता है तुम लोगों को तो पता ही है। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट्रो में हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। जैसे कि हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन, ठीक है। डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल मिलते हैं हम लोगों को। इसमें से मैंने कुछ सॉलिड सॉल्यूशन दिया है जो तुम्हारे बुक में भी है। ब्रास में क्या किया है? कॉपर एंड जिंक। जर्नल सिल्वर में कॉपर जिंक है, बस एक एक्स्ट्रा है वो निकल। इसके वजह से ब्रास कंप्लीटली डिफरेंट है जर्नल सिल्वर से। जस्ट वन एटम चेंज, सॉरी जस्ट वन एटम चेंज हुआ निकल का। निकल ऐड करते ही हमें जर्मन सिल्वर मिल गया। ऐसे ही कॉपर और टिन के मिक्सचर से हमें मिलता है ब्रॉन्ज। सो सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में। अब देखते हैं, यहाँ पे हम इस चैप्टर में मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं, और सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये थोड़ा अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब उसके कंपोनेंट यूनिफॉर्म होंगे। होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट, और इसका जो कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होगा? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम सब लोग सोडा पीते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक या फिर शरबत, सबको सेम टेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो सोल्यूशन है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर होता है, ठीक है। और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ये सब पीपीटी में है, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, मैं ये प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद ये भी सेम ही है, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमें मिलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के नेम हम किस बेसिस पे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम उसको क्या नाम देंगे? गैसियस। सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड, और सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे बुक में भी है, और हमें उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी आ जाता है। तो गैसियस सॉल्यूशन में एग्जाम्पल है गैस इन गैस का ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर। और हम बोल सकते हैं कि एयर भी क्या है? गैस इन गैस ही है ना। फिर लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर क्या होता है? सॉलिड। कैम्फर सॉलिड होता है जो फॉर्मल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो लिक्विड सॉल्यूशन की नाम किस हिसाब से पड़ेगा? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और सॉलिड की जगह पे हम गैस डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, सॉलिड डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन वाटर में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा गैसियस लिक्विड। इथेनॉल लिक्विड है, सबको पता है। इथेनॉल वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ग्लूकोज मिक्स करेंगे वाटर में तो हमें मिलेगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो तुम लोग स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। रिविजन है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। तो इसमें भी सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। अगर हम गैस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। लिक्विड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, तुम्हें पता है कि मर्क्यूरी सोडियम लिक्विड है,
मरकरी लिक्विड है और सोडियम क्या है, सॉलिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम। इस नाम को अच्छे से याद रखना है। एमलगम क्या होता है, जब हम लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं उसको एमलगम बोलते हैं, ठीक है। और सॉलिड का एग्जाम्पल है कॉपर एंड गोल्ड। ऐसे ही हम लोग ब्रश जो पढ़ा था, कॉपर और जिंक, फिर जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक एंड निकल, ठीक है। और एक क्या पढ़ा था, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड नील, वो भी सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हम बनाने में थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो हम जिस मकसद से बना रहे हैं वो नहीं हो फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलेलिटी, ठीक है। इतना तो अब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। ये पीपीटी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, किसने दिया था। अब देखो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं बोलूँ कि 30% सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमें क्या पता चलेगा 30% से कि 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और बाकी 100 माइनस 30 70 ग्राम क्या होगा, वाटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमें टोटल मास चाहिए होगा। टोटल कितना होगा, 22 प्लस 122, 22 प्लस 122। अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे बेंजीन का, तो ऊपर में हम किसका वैल्यू डालेंगे, बेंजीन का 22, ठीक है। और अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो ऊपर में हम किसका वैल्यू डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और नीचे टोटल, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करना होता है इनटू 100, ठीक है। बाकी बस कैलकुलेशन है। अब आता है 5वां मिलियन। ये भी सेम ही है, मतलब जैसा मास परसेंटेज है सेम ही है, बस ये बहुत कम क्वांटिटी के लिए यूज होता है। जैसे ऊपर 5 ऑफ कंपोनेंट, नीचे टोटल 5 है, ठीक है। ऊपर क्या है, 5 ऑफ कंपोनेंट और नीचे टोटल 5। बस यहाँ पे 100 से इंटू नहीं करेंगे, 1 मिलियन से करेंगे, और 1 मिलियन में होता है 6, ठीक है। तो 5वां मिलियन भी सेम ही है, बस हमें इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जानने के लिए पहले तो हमें मोल्स जानना पड़ेगा। तो मोल्स क्या होता है, मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम डिवाइड करते हैं n से। हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। जस्ट इमेजिन कि दो चीज है ए और बी, हम दोनों को मिक्स करेंगे। ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस ए बी सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मिक्स है, तो हमें दोनों का पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, एन बी, ठीक है। ये निकाल लेंगे, उसके बाद जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, जिसको हम काई सिंबल से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं CHI काई। तो ये कैसे निकालेंगे, नीचे टोटल मोल होगा, ए का मोल और बी का मोल ऐड, और ऊपर जिसका निकालना है उसका। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो ऊपर जिसका निकालना है उसका, और नीचे टोटल मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से याद करना है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था मास परसेंटेज का, अगर हम उसको देखें तो हमें क्या दिखेगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मास परसेंटेज निकालो। तो इसमें
अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले बेंजीन का क्या करना पड़ेगा? मोलर मास निकालना पड़ेगा। बेंजीन का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12। कितने नंबर है? 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितने हैं? 6। तो कितना होगा इसका? 72 प्लस 6 इक्वल 78 ग्राम पर मोल। तो फिर एंड गिवन मास कितना है बेंजीन का? 22 ग्राम। तो मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गिवन मास कितना है? 22 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसे करेंगे, कैलकुलेट करके मोल्स निकल जाएगा। वैसे ही CCl4 का भी मोल्स निकल जाएगा। CCl4 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू क्लोरीन का कितना होता है? 55.5। ऐसे हमें गिवन मास मिलेगा और मोलर मास, सॉरी, ऐसे हमें मोलर मास मिलेगा और गिवन मास कितना है? 122 ग्राम। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन इजी लगता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी एंड मोलारिटी बाकी है, तो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट इक्वली है। ऊपर का क्या है? मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना तो हमने सीख ही लिया है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, और उसको हम किस में लेंगे? लीटर में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा तुम लोगों से, इसके नहीं कॉन्फिडेंस है? ये बनेगा या नहीं? पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हमें इसमें सॉल्यूट कौन से और सॉल्वेंट कौन से है लिखना है। ये कम अमाउंट है, ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। गिवन मास कितना है? 5 ग्राम, और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का हमारा कितना होगा? 0.40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लीटर। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 450 ml, हमें चाहिए लीटर में। लीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर लीटर में मिल जाएगा। बाकी इस इक्वेशन को पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा मोलारिटी का। ठीक है, वैसे ही अब हम देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी में भी ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही आता है, बस नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट में केजी आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं मोलारिटी के केस में? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से वैसे निकाला था हमने, और यहाँ पे नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, हम मास को W से जानते हैं। ठीक है, जो गिवन मास होते हैं उसको W से, और W1 होता है सॉल्वेंट का मास, क्योंकि बुक में सॉल्वेंट को 1 कंसिडर किया गया है, और W2 होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए तो हम W1 लेंगे, और इसको किस में लेंगे? केजी में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 75 और 2.5 है, तो जो कम है वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जो ज़्यादा है वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो मोल्स किसका निकालेंगे हम? जो कम है, सॉल्यूट का, मतलब इथेनॉल एसिड का। ठीक है, तो अगर हमने इथेनॉल एसिड का मोल निकालना है तो गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम, और मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, यहाँ से
और अगर हमें और नेक्स्ट क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। तो मास अगर हम देखें W1 तो वो किसमें है, 75 ग्राम में है। उसको भी अगर Kg में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ करेंगे तो हमें बच जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स यही था। कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हुआ। अब हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना, यहाँ पे जो मोलारिटी है ना उसको कैपिटल एम से लिखते हैं और मोलारिटी को स्मॉल एम। ठीक है, और जो मोलारिटी है इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kc और इधर वॉल्यूम। तो एक बात है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर से डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो क्या होता है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इसीलिए जो टेम्परेचर के साथ विच टेम्परेचर मोलारिटी चेंज हो जाती है और बाकी कहीं भी वॉल्यूम नहीं होता, तो तुम्हारा मोलारिटी, फिर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या फिर ppm, ये सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन मोलारिटी जो है वो चेंज हो जाती है। मोलारिटी चेंज याद करना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन अच्छे से याद रखना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, maximum amount of solvent that can dissolve in a solvent at a given temperature and pressure। जैसे एक गिलास पानी लिया मैंने, इसमें मैक्सिमम कितना नमक ऐड हो सकता है, वो क्या होगा, इस गिलास पानी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। लेकिन कांस्टेंट रखना पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर को, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें वो याद रखना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी कैसे इन सब पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी कैसे इन सब पे डिपेंड करती है, तो हमारे पास पहले है लाइट, डिजॉल्व लाइट। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ठीक है, वो कैसे हम देखते हैं, पोलर मतलब अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज मिलता है और हाइड्रोजन को पॉजिटिव, ऐसे ही ऑक्सीजन को निगेटिव मिलता है और हाइड्रोजन को पॉजिटिव। और अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम को पॉजिटिव मिलता है और क्लोरीन को निगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो सोडियम क्लोराइड पोलर सॉल्यूट वाटर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो बेंजीन में क्या डिसॉल्व होगी, नेचुरली, बेंजीन में डिसॉल्व होगी नेचुरली। वैसे ही नेचुरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, तुम लोगों ने देखा भी होगा घर पे, ट्राई करना, नेचुरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं, नॉन पोलर। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए हमें चाहिए होगा लीच-ड्यूरेस प्रिंसिपल। लीच-ड्यूरेस प्रिंसिपल क्या था, एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और एंडोथर्मिक केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड इन लिक्विड के केस में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, एक्सोथर्मिक में मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक
मतलब क्या है, जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, और अगर तुम टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाती है। डिक्रीज हो जाता है। और एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब वो टेम्परेचर हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब और एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, ये याद रखना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। बस ये कभी क्या होता है कि एक्सो को हम एक्सो मतलब एग्जिट करना, ऐसे याद करना। एक्सो मतलब एग्जिट करना, मतलब हीट एग्जिट कर रहा है, हीट एग्जिट कर रहा है, और एंडो मतलब अंदर आना, ऐसे याद करना। ठीक है, हीट रिलीज, फिर उसके बाद ये याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड देख रहे हैं ना। तो सॉलिड इन लिक्विड देख रहे हैं तो सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। सॉलिड को हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर उसमें नहीं रहेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड अगर हम देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर देखेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या होता है, प्रेशर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होता है, ये मतलब किसकी बात कर रहा है, सॉलिड की। सॉलिड हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड में गैस मिक्स कर दूँ तो, लिक्विड में गैस मिक्स कर दूँ तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रहेगा या नहीं, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस को जितना कंप्रेस करोगे वो उतना सॉल्युबल होगा, तो उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे मतलब बार बार देख सकते हो, या फिर यहाँ भी ये पीपीटी भी मिल जाएगा हम लोगों को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे। तो गैस अगर हम करें, कभी भी गैस ऐड करें लिक्विड में, तो तुम टेम्परेचर अगर नीचे से बढ़ा दोगे तो क्या लगता है, गैस रहेगी वहाँ पे, वो हमेशा निकल ही जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होगा हमेशा। तो ये जो डिसोल्यूशन है ना गैस एंड लिक्विड, वो ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसीलिए एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, याद रखना। ठीक है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को, इसीलिए ऑक्सीजन इन वाटर इम्पोर्टेंट है गैस एंड लिक्विड। वैसे HCl लिक्विड है या गैस है, मैंने बोला था ऑलरेडी, HCl क्या है, गैस। तो HCl भी सॉल्युबल होता है वाटर में बहुत इजीली। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखते हैं। पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम गैस के केस में पढ़ेंगे तो एक लॉ आएगा, लॉ का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। जैसे ही तुमने प्रेशर बढ़ा दिया गैस में तो क्या होगा, ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही तुमने प्रेशर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, हेनरी, जिसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी का कौन सा कंसंट्रेशन प्लान यूज करते हैं, वो मोल फ्रैक्शन, याद है ना। इसीलिए कैसे लिखते हैं हम इसको, P प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो क्या आएगा, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ भी ये लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर और मोर गैस डिसॉल्व एट हायर प्रेशर। और ऐसे ही अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हेनरी लॉ ही आएगा। तो हेनरी लॉ मैंने ऑलरेडी बोल दिया, at constant temperature solubility of gas is proportional to partial pressure. Equal pH checks, different gases have different pH value. ये बहुत अच्छे से याद करना, different gases have different pH values. और जो pH है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। pH की वैल्यू बढ़ेगी
टेम्परेचर की मतलब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, केच भी बढ़ जाएगा। और ये दोनों भी इनवर्स में प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। इसीलिए गर्म दिन में क्या होता है, गर्मी जब भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है ना, गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो एक्वेटिक एनिमल है ना, एक्वेटिक एनिमल को, एनिमल या प्लांट जो भी एक्वेटिक स्पीशीज, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस एंड लिक्विड कम हो जाता है हाई टेम्परेचर। तो ये भी लोग अच्छे से याद करें, ठीक है। वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर, फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इट्स हार्ड टू स्टे इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर, वो आता है क्वेश्चन। तो बस ये अच्छे से याद करना, केज वैल्यू इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड केज वैल्यू, हाइयर केज वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी।